बिहेवियर्स इज़ इक्वल टू ऑटिज़म। ये सच है क्योंकि ऑटिज़म में बिहेवियर बहुत कॉमन है, क्योंकि ऑटिज़म में बच्चों को कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती है जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी अग्रेशन आ जाता है। बच्चे बहुत अग्रेसिव रहते हैं और ऐसे में उनसे डील करना मुश्किल हो जाता है। हम एक बिहेवियर पर काम करते हैं, कोई दूसरा बिहेवियर उसकी जगह ले लेता है, तब हम डिमोटिवेट भी होते हैं क्योंकि हम रूट कॉज पर कभी काम नहीं करते हैं। आज हम समझेंगे कि वो कौन सी रूट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चों में बिहेवियर आते हैं और किस तरह से उन पर हमें काम करना है। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। बिहेवियर मॉडिफिकेशन किस तरह से आप घर पर ही कर सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ऑटिज़म में बच्चों को बिहेवियर इश्यूज क्यों होते हैं और हम किस तरह से उन्हें घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। आज इसी विषय में मेरा वीडियो है जिसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो डेफिनेटली बच्चों के बिहेवियर को, प्रॉब्लम बिहेवियर को रिड्यूस करने में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। फर्स्ट चीज़ जो होती है कि ऑटिज़म इज इक्वल टू बिहेवियर। ऑटिज़म में बिहेवियर बहुत कॉमन है। ज़्यादातर ये होता है कि हम एक बिहेवियर पर काम करते हैं तो एक दूसरा बिहेवियर आ जाता है। हमें इस बात से घबराना नहीं है कि आज हम इस पर काम करेंगे तो दूसरा बिहेवियर आ जाएगा। इश्यूज़ काफ़ी हद तक बच्चों के रिजॉल्व हो सकते हैं अगर हम कंसिस्टेंट होकर इन पर काम करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, हर एक बिहेवियर का ट्रीटमेंट होगा। हर एक बिहेवियर को मॉडिफिकेशन, उसको रिड्यूस करना संभव है, उसको बिल्कुल फेड करना भी संभव है अगर हम कंसिस्टेंट होकर इस पर काम करते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है कि आपको बिहेवियर में ये देखना है कि आपके बच्चे का बिहेवियर कैसा है। जैसा भी वो बिहेवियर करता है, क्या वो प्रॉब्लम बिहेवियर है या सिर्फ वो स्टीमिंग बिहेवियर है। अगर बच्चा स्टीमिंग कर रहा है कि मान लीजिए बच्चे को हेल्थ इश्यूज है, तब उसकी वर्बल स्टीमिंग बहुत बढ़ गई है, बच्चा बहुत सी आवाज़ें मुंह से निकाल रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो उसके लिए स्ट्रेसफुल है, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर होना, बच्चे का अपने कानों पे हाथ रखना, ये सब बिहेवियर्स ओके, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं है, बच्चा किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा, वो खुद को चोट नहीं पहुंचा रहा। लेकिन अगर ये बिहेवियर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जब बच्चा आपका सीख रहा है तब भी वो लगातार इस बिहेवियर में इन्वॉल्व है, तब हमें ज़रूरत होती है उस बिहेवियर को करेक्ट करने की, और तब इस बिहेवियर को हम प्रॉब्लम बिहेवियर का नाम देते हैं। ऐसा बिहेवियर जो दूसरों के लिए, बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है या फिर उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है। तो एक टाइप ऑफ बिहेवियर को समझना ज़रूरी है कि कब हमें ज़रूरत है। अगर बिहेवियर लगातार बढ़ता जा रहा है तब हमें ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। बच्चे को लगातार देखते रहिए कि बच्चा कितनी बार, कितने टाइम पर वो इस बिहेवियर में इन्वॉल्व रहता है। कई बार एक चीज़ होती है कि अगर हम बच्चे को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो स्टीमिंग बिहेवियर्स वैसे भी कम हो जाते हैं। कई बार बच्चे खुद को ऑक्यूपाई रखने के लिए भी ये बिहेवियर्स करते हैं। तो अगर हम बच्चे के साथ जब काम शुरू कर देते हैं तो ये बिहेवियर्स अपने आप कम हो जाते हैं, बच्चों में इनपुट जाना शुरू होता है, बच्चों को लर्निंग आनी बच्चों में शुरू होती है, बच्चे सोशल अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ती है, तो बच्चों को गुड और बैड बिहेवियर इनका पता लगना शुरू होता है। तो बच्चों में ये बिहेवियर अपने आप कम होते हैं। लेकिन ये बात के स्टेप्स हैं, लेकिन इंस्टेंट हमें कौन से स्टेप्स करने हैं वो अब हम जानेंगे। बिहेवियर का टाइप हमें पता चल गया कि बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर है। मान लीजिए बच्चा आपके बाल खींच रहा है, खुद को मार रहा है, सामने वाले किसी आपके अपने सिबलिंग को हिट कर रहा है, तब हमें ज़रूरत होती है उस बिहेवियर को कंट्रोल करने की। बच्चा खुद को मार रहा है, इससे बच्चा खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, इसे हम कहते हैं सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स। या फिर बच्चा किसी चीज़ का नुकसान कर रहा है, चीज़ें थ्रो करना, गिराना या दूसरों को हिट करना, प्रॉब्लम बिहेवियर। ये सब बिहेवियर्स हमें ज़रूर और जल्दी ही कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बिहेवियर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और इन बिहेवियर्स को कैसे कम किया जाए। बिहेवियर जब भी होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम गुस्सा हो जाते हैं। जैसे बच्चे ने बाल खींचे आपके, आपने एक थप्पड़ लगा दिया उसको, या फिर आपने उसको डांट दिया, गुस्सा कर दिया। आपके फेस रिएक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बच्चे को बताती है। चाहे आप वर्बल नहीं भी हैं, अगर आप बिना बोले भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं। ये मत समझिए कि गुस्सा करने से आपके बच्चे का बिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा, ये बिहेवियर और बढ़ सकता है। उस टाइम पर इंस्टेंट हमें क्या करना है कि हमें शांत रहना है। बच्चे ने कुछ भी किया है, चाहे बच्चे ने आपको हिट किया है, बच्चे ने अपने सिबलिंग को हिट किया है, बच्चा खुद को मारा है, तो पहले आप शांत रहेंगे। शांत रहना आपका ज़रूरी है क्योंकि जब आप शांत होते हैं तभी कुछ सोच पाते हैं। उस बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए, तब भी खुद को बचाने की कोशिश करना, लेकिन उसे कुछ नहीं कहना। आप हो सके तो उस सिचुएशन से परे हो जाइए, दूर हो जाइए, इससे भी बच्चों में बिहेवियर कम होते। तो उस टाइम पर आपका शांत रहना एक
फर्स्ट स्ट्रेटजी है बिहेवियर को कंट्रोल करने की। जब आप नाराज़ नहीं हैं, गुस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे हैं जिससे कि बच्चे को ये लगे कि उसको अटेंशन मिल गया। कई बार बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए भी ये सब करते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी ज़रूरी है कि इस तरह से उसे कोई अटेंशन नहीं मिलेगा और ये सब चीज़ें गलत हैं। हम उस वहाँ से निकल सकते हैं सिचुएशन को, उस बिहेवियर को जितना हम ध्यान देते हैं कई बार बिहेवियर बढ़ता है। तो ये चीज़ हमें पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि या तो अगर आप सामने हैं तो शांत रहिए, दूसरी चीज़ है कि आप उस सिचुएशन से हट जाइए और नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए छुप कर कि बच्चा क्या करता है, क्या उसका बिहेवियर खत्म हो रहा है या उसका बिहेवियर बढ़ रहा है। अगर वो खुद को मार रहा है तब हमें ज़रूरत होती है उसमें उसको रोकने की और उस बिहेवियर पर वर्क करने की। अब सेकंड चीज़ है कि बिहेवियर क्यों हो रहा है, नोइंग वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अक्सर बिहेवियर देखते हैं, बिहेवियर के पीछे कारण को नहीं देखते हैं। स्कूल में भी कंप्लेंट्स आती है, बच्चे ने ये किया, बच्चे ने वो किया, लेकिन बच्चे ने ऐसा क्यों किया वो कोई नहीं बताता है। हमें बच्चे के बिहेवियर क्यों हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। हमारा थर्ड स्टेप होगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, अंडरस्टैंडिंग वाई, कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। स्पेशली नॉन वर्बल बच्चों में ऐसे बिहेवियर्स बहुत होते हैं, बच्चे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर वर्बल भी है तब भी कई बार ऐसा होता है, तो आप उस वजह को जानने की कोशिश कीजिए। कई बार बच्चे भूख प्यास के चलते, बेसिक नीड के चलते, या फिर कोई मेडिकल इशू है उस वजह से भी, या फिर बच्चा आपका अटेंशन लेने के लिए भी खुद को हिट कर सकता है। कोई सेंसरी ओवरलोड है किसी तरह का, आसपास का माहौल चेक कीजिए, एनवायरनमेंट चेक कीजिए कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जिस वजह से डिस्ट्रेस हो रहा है। कई बार ऑडिटरी ओवरलोड की वजह से भी बच्चे खुद को हिट करते हैं। कई बार बिहेवियर का फंक्शन एस्केप भी होता है, बच्चे को काम नहीं करना है, इस वजह से भी बच्चे अक्सर ऐसे बिहेवियर्स करते हैं। हमें बच्चे की एक्टिविटीज़ को सिंपल रखना है, उसके लेवल के हिसाब से रखना है। काम अपनी शर्तों पर ना करवा कर बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से करवाइए, बच्चे ज़रूर ध्यान देंगे, उनमें ये बिहेवियर भी कम होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चा, अगर बच्चे को कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ तो हैं ही, चाहे बच्चा आपका वर्बल है नॉन वर्बल, लेकिन नॉन वर्बल बच्चों को ये डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चों में बिहेवियर्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमें कोशिश करनी, कारण को समझें कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है और उसे उस हिसाब से ट्रीट करें। अगर बच्चे को कोई सेंसरी इनपुट चाहिए तो हम सेंसरी इनपुट दें। जैसे बच्चा बाइट करता है तो उसे च्यू ट्यूब देना। वजह आपको कोई समझ नहीं आ रही है तो ये एक चीज़ वजह हो सकती है कि बच्चे को शायद सेंसरी इशू है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बाइटिंग और हेड बैंगिंग और हिटिंग तभी करते हैं जब उनका कोई कम्युनिकेटिव इंटेंट है, यानी वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन के चलते वो ऐसा कर रहे हैं। हमें इन भी चीज़ों को, इन बिहेवियर्स को समझने की ज़रूरत है कि बिहेवियर का फंक्शन क्या है ताकि हम उसे ट्रीट कर पाएँ। नेक्स्ट स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप मेरा, कि उसमें हमें चेक करना है फ्रीक्वेंसी को, बिहेवियर की ड्यूरेशन को, कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आपके बिहेवियर से कई बार बच्चे का बिहेवियर बढ़ता है या कई बार कम होता है। ये हमें चेक करना है कि हमारी किसी गलती की वजह से बच्चे का बिहेवियर ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि अगर आपका बच्चा बाहर लेस की शॉप पर के सामने, वो आपने उसको लेस दिलवा दी एक दिन, सेकेंड डे एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे लेस मिले और वो शायद ज़मीन पर लेट जाएगा, थोड़े टेंट्रम्स थ्रो करेगा, तो आप उसे दिला देंगे कि पब्लिक में बच्चा ऐसा ना करे। थर्ड टाइम पे ये टेंट्रम्स और बढ़ जाएंगे क्योंकि आप उसको लगातार रेनफोर्स कर रहे हैं उस बिहेवियर को अननोइंगली। हम जानबूझकर वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को लोग देखें ना, उसे मिसजज ना करें। तो ये एक चीज़ से बचने के लिए हम बच्चे की अक्सर डिमांड्स को पूरा कर देते हैं, लेकिन ये डिमांड्स कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आगे चलकर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है और तब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और बच्चों के बिहेवियर्स लगातार बढ़ते जाते हैं। ऐसे केसेस मैंने बहुत से देखे हैं जब बच्चे लगातार रोते चिल्लाते हैं किसी चीज़ के लिए और वो काफ़ी देर तक चिल्लाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी, लेकिन ये एक उम्मीद उन्हें देना गलत है। ये उम्मीद आप नहीं देंगे कि आपकी डिमांड पूरी होगी। आप कुछ भी कर लो लेकिन आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी। स्पेशली वो डिमांड जो आपको लगता है कि, क्योंकि हर एक डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते हैं, ये तो तय है, लेकिन हम बच्चे को प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं कि वो ना के लिए भी तैयार रहे कि हर एक चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। जब बच्चा ये चीज़ें समझ जाते हैं तो बच्चों में ये बिहेवियर अपने आप कम हो लेते हैं। लेकिन हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम बच्चे को रोता नहीं देख सकते और बच्चे को वो चीज़ दे देते हैं और ये चीज़ें ही बच्चों में बिहेवियर को बढ़ा देती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन को ज़रूर चेक करते रहिए कि ये करने के बाद बिहेवियर बढ़ा कि कम हुआ।
इस चीज़ से भी आप बच्चे के बिहेवियर को कम कर सकते हैं, क्योंकि तब आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है। बच्चा आपका लेटा, आप वहाँ से चले गए, नेक्स्ट डे बच्चा लेटेगा नहीं, शायद वो सोचेगा कि थोड़ी देर लेटेगा, लेकिन फिर उठ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मम्मा मेरी बात नहीं सुनेगी। लेकिन जब आप उसे फाइनली वो चीज़ दिलवा रहे हैं तो आप ये बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि बिहेवियर के बाद क्या हुआ। ये एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिहेवियर को कंट्रोल करने में। जैसे एंटीसीडेंट का रोल होता है। एंटीसीडेंट मैंने बिहेवियर किसकी वजह क्या थी, क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से बच्चे में बिहेवियर आया। जैसे कि बच्चे ने लेस की शॉप देखी, बच्चे ने अपने आप को ज़मीन पर बच्चा लेट गया, या मदर ने फ़ोन पर बात करना शुरू किया तो बच्चे ने अपने आप को हिट करना शुरू किया। उसका सीधा कनेक्शन है कि उसको मदर का अटेंशन चाहिए, लेकिन मदर फ़ोन पर ज़रा सा बिजी हुई और बच्चे ने खुद को हिट किया। तो ये चीज़ें एंटीसीडेंट हमें समझने की ज़रूरत है कि बिहेवियर से पहले क्या हुआ, एक्चुअली बिहेवियर से एकदम पहले क्या हुआ था, अब बिहेवियर के बाद क्या हुआ। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। बिहेवियर से पहले फंक्शन क्या था बिहेवियर का, वो समझने में हमें हेल्प मिलती है, जो मैंने भी डिस्कस किया। अब बिहेवियर के बाद कि कौन सी ऐसी कॉन्सिक्वेंस हैं जो बिहेवियर को इंक्रीज कर सकती हैं। जैसे कि आपने बच्चे को लेस दिलाई, या आपने बच्चे को अटेंशन दे दिया। अगर बच्चा रोया चिल्लाया, खुद को हिट किया, आपने फटाफट फ़ोन बंद किया और बच्चे को ध्यान देना शुरू किया। हमें बच्चे को ये सिखाना है कि इस तरह से उसे अटेंशन नहीं मिलेगा। आपकी कॉन्सिक्वेंस जो है, जो आप कर रहे हैं बिहेवियर के बाद बच्चे के साथ में किस तरह से डील कर रहे हैं, उसका असर भी बच्चे के बिहेवियर पर पड़ता है। और अगर आप उसे सही से उससे प्यार से डील करने लगे हैं तो वो बिहेवियर बढ़ सकता है। अगर आप उसे थोड़ी नाराज़गी दिखाएंगे, आप एक तरफ हो जाएंगे, तो बच्चा समझना शुरू करता है कि मम्मा को शायद ये चीज़ें पसंद नहीं हैं और मम्मा मुझसे दूर चली जाती हैं। ये चीज़ें बच्चों में अटेंशन सीकिंग के बिहेवियर को भी कम करती हैं। जो बच्चे लगातार अपनी मदर का अटेंशन चाहते हैं, कारण को, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और हमारे जो भी हम बिहेवियर कर रहे हैं, बिहेवियर के बाद जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, उसका असर बच्चों पर पड़ता है। और इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिए कि जो आप कर रहे हैं, क्या उससे बच्चे का बिहेवियर बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को ज़रूर बदलिए। बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे अक्सर मदर के साथ ऐसा करते हैं, फादर के साथ नहीं करते हैं। बहुत से बच्चों में मैंने देखा है, वो इस वजह से क्योंकि मदर हमेशा बच्चे के साथ में है। बच्चे के साथ में रहने की वजह से वो बच्चों की मार भी खाती है, वो बच्चों को काम भी करवाती है और बच्चों को प्यार भी करती है। लेकिन ये चीज़ होती है कि फादर का टाइम काफ़ी कम रहता है, फादर बाहर के कामों में बिजी होते हैं, कभी मिलते हैं, तो उस टाइम पर बच्चे का बिहेवियर अलग हो सकता है। लेकिन मदर के साथ में बच्चे अक्सर ये बिहेवियर करते हैं, हिटिंग करना, खुद को मारना या उसको ही मारना, मदर को ही मारना। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर बच्चा हमारा इस वजह से ऐसा कर रहा है तो हम थोड़ा दूर होना शुरू होंगे बच्चे से, ताकि स्पेशली मैंने देखा है टीनेजर्स में ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे मदर को मारना शुरू कर देते हैं। शायद उन्हें अटेंशन चाहिए या उन्हें कुछ भी चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ की मदर का वो एडवांटेज लेते हैं। मदर को वो, अगर हम हिटिंग अलाउ करते हैं तो बच्चे मारते हैं, अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं मारेंगे। हिटिंग अलाउ ना करने का मतलब है आप उसे मारेंगे या रोकेंगे या उसे डांटेंगे, आप वहाँ से चले जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो बहुत अच्छा वर्क करती है। आपका बच्चा अगर आपको मार रहा है तो आपको दूर हो जाइए, उसे मारने की बजाय या उसे डांटने की बजाय। ये स्ट्रेटेजी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसके अलावा बच्चा कब कर रहा है ये चीज़, कई बार बच्चे पब्लिक में जाकर करते हैं, कई बार घर पे तो वो ठीक है, लेकिन स्कूल में जाकर बिहेवियर्स हैं, तो उसके लिए एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है कि वजह क्या हुई। उस वजह को जानना, तभी हम बच्चों के करेक्शन बिहेवियर पर काम कर सकते हैं, जब हमें वजह का पता है। बाहर जाकर पब्लिक में बच्चा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि खुली एटमॉस्फेयर में बच्चे को सेंस इश्यूज हैं, तो बच्चे अक्सर हाइपर हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमें कम लेस क्राउडेड प्लेस पर लेकर जाना है ऐसे में बच्चों को, जहाँ पर भीड़ बहुत कम है, ताकि बच्चे कोप करना सीख पाएँ। क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हेल्प कर सकें हम, और बिना किसी एम्बेरसमेंट के, बिना पब्लिक में ऐसे कोई बिहेवियर किए कम भीड़ वाली जगह पर लेकर जाइए, ताकि बच्चा भीड़ के साथ कोप करना सीखे। बच्चा वर्बल स्विमिंग करता है बाहर जाकर, तो च्युइंग गम देना अच्छा आइडिया है कि बच्चा मुंह उसका कंट्रोल रहेगा, उसका मुंह बिजी रहेगा, तो बच्चे में वर्बल स्टिमिंग कम होगी। बच्चे को सोशल गेम सिखाना, ताकि बच्चा सोशली दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है सिखाना भी ज़रूरी है, ताकि बच्चे इन बिहेवियर्स में इन्वॉल्व ना होकर दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू करें। एक और चीज़ होती है कि हम बिहेवियर तब बढ़ता है जब हम बिहेवियर अलाउ करते हैं। अगर बच्चा मार रहा है तो हम अलाउ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सिबलिंग को मार रहा है,
उसे समझ नहीं है। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम बच्चे को उस हिसाब से ट्रीट करें कि जैसे कि बच्चा नॉर्मल है, क्योंकि उसकी थॉट्स नॉर्मल है। वो कम्युनिकेशन अलग तरीके से आपसे कर रहा है, बिहेवियर को उसने कम्युनिकेशन का जरिया बना लिया है। अगर आप बच्चे को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सिखाते हैं, उससे भी बिहेवियर बच्चों के काफ़ी कम होते हैं। बच्चे को खुद को मारना अलाउ मत कीजिए, या बच्चा सामने सिबलिंग को मारा है या फ्रेंड्स को मारा है कि इसे समझ नहीं है। हमें ये चीज़ें समझनी है कि बच्चे को समझ तो है, लेकिन वो जानता ही नहीं कि मुझे कैसे बिहेव करना है। आप उसे बच्चे को सोशल बिहेवियर सिखाइए, सोशल स्टोरीज़ की हेल्प लीजिए। उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बच्चों के कॉग्निशन पर काम कीजिए, उसे लैंग्वेज वर्कशीट्स देना, स्पीच वर्कशीट्स देना, जिससे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें, बहुत ज़रूरी है बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती है रिप्लेसमेंट, बिहेवियर को रिप्लेस करना। अगेन, अगर बच्चा खुद को मारा है कि उसे कोई चीज़ खाना है या प्यास लगी है, तो हम बच्चे को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज दे सकते हैं। AAC मेथड बहुत हेल्प करता है आपको। आप कम्युनिकेट करना सिखाइए, चाहे बच्चा आपका पॉइंट करके आपको बताए, या फिर जेस्चर्स के थ्रू, या फिर बच्चा आपको बोल कर बताए, या फिर साइन लैंग्वेज के साथ में, या फिर बच्चा पिक्चर के साथ में। उसका आपके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू करता है, तब बच्चों में ये बिहेवियर अपने आप कम होने लगते हैं। और ये परमानेंट सोल्यूशन है। हमें बच्चों का ऊपर सरफेस नहीं देखना है कि ऊपर बिहेवियर कम हो रहा है, उस रूट कॉज को समझने की ज़रूरत है जो बिहेवियर की वजह बनता है। और अगर हम उस पर काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में बिहेवियर इश्यूज कम होने लगते हैं। तो इस तरह से ये सभी स्ट्रेटेजीज जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, अगर आप बिहेवियर को समझते हैं और उसके एंटीसीडेंट यानी कि बिहेवियर से पहले क्या हुआ था, बिहेवियर के बाद मैंने क्या किया था, एनवायरनमेंट में क्या हुआ था, कोई नया पर्सन आया था, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से कोई ऊंची आवाज़ में उससे बोला, इस वजह से कुछ भी वजह हो सकती है। हमें बच्चों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे कभी खुद से आपको नहीं बताएंगे कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। उसे प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है ये हमें समझना है। और जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझ जाते हैं और उन्हें कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सिखाते हैं और सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के साथ में हम उनके बिहेवियर को रिप्लेस करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे सोशली सही से बिहेव भी करेंगे और दूसरों के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। ये सब चीज़ें हमें सिखानी हैं जिनमें उन्हें प्रॉब्लम है। हमें उनकी थॉट्स को, उनके माइंड को रीड करने की ज़रूरत है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। और जब आप ये चीज़ें समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप बच्चे के बिहेवियर को 100% ट्रीट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ को कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।